हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सीटेड हिंदी पेडागोजी लिख कर रही हैं और मैं यहाँ आपके लिए 2011 से 2019 तक जितने भी सीटेड के पेपर हुए हैं उन सब से हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और उनको आपने कैसे हल करना है। तो आज मैं आपके लिए जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। उसके क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे नंबर 1 प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, नंबर 2 उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, नंबर 3 विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, नंबर 4 उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। सोचिए क्या है आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, हाँ हो सकता है। नंबर 2 उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। देखो दोहराना तो निम्न प्राथमिक स्तर पे होता है कि बच्चों ने जो काम किया, जो पढ़ा, उसको वो बार बार दोहराएं, तो ये इसका आंसर नहीं है। नंबर 3 विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, ये बड़ी क्लासेस में होता है कि जो उन्होंने पढ़ा उसके विपरीत वो लिखें या बोलें। नंबर 4 उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। बिल्कुल सही आंसर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। हमने बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बेस्ट आंसर चुनना है और यही हमारा बेस्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। नंबर 1 बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। नंबर 2 बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। नंबर 3 बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। नंबर 4 बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। सोचिए क्या है इसका आंसर। डिस्कस करते हैं। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। देखो आंसर आप तभी सही ढूंढ पाओगे जब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। चलो नंबर 2 पढ़ो। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो उम्र में छोटा इसलिए अजनबी है। बच्चों की भाषा परिपक्व होती है, हो सकता है। नंबर 4 बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की भाषा के प्रति जो बड़े हैं वो बिल्कुल नैरो माइंड हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है नंबर 1 बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही नहीं समझ पाते कि छोटा बच्चा बोल क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की कक्षा में कहानियाँ नंबर 1 मनोरंजन का साधन है। नंबर 2 पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। नंबर 3 विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। नंबर 4 भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 मनोरंजन का साधन है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाषा कक्षा में इसलिए कहानियाँ पढ़ी जाती हैं कि वो एक बच्चों का मनोरंजन होगा इससे। नंबर 2 पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये भी गलत। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे की भाषा की कक्षा में कहानियाँ होंगी तो वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावना लिए होती है। तो सही आंसर है नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। एनसीएफ 2005 आपने पढ़ रखा होगा, सीडीपी में पढ़ रखा होगा पहले से। नंबर 1 भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। नंबर 2 भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है।
नंबर 3, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। सोचिए क्या है इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे अगर भाषा सीख रहे हैं सिर्फ भाषा की कक्षा में ही वो भाषा होती है। नंबर 2, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए सिर्फ विद्यालय ही आकर ही सीखेंगे, बच्चे तो कहीं से भी अर्जन कर सकते हैं। नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर ही बल देना चाहिए। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पर निपात शब्द, केवल आदि शब्दों का प्रयोग होता है वह गलत माने जाते हैं। तो सही आंसर है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ये है इसका सही आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। नंबर 2, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। नंबर 3, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। नंबर 4, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में होते हैं। देखो, 4 स्किल्स आपने पढ़ी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्रम में ही होगा, सुनना पहले होगा बोलना बाद में होगा, या बोलना पहले होगा सुनना बाद में होगा। एक क्रम में कभी नहीं होते। हाँ, सुनना सभी कौशलों का आधार हो सकता है, तो ये नहीं है। नंबर 2, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो निष्क्रिय है। नंबर 3, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो संबंधी नहीं है उनमें। नंबर 4, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है कि सभी कौशल आपस में अंतर संबंधित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि नंबर 1, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। नंबर 3, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले। उस प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। क्या है उसका मुख्य उद्देश्य, मतलब विभिन्न क्लासेस में साहित्यिक रचनाएं डाल रखी हैं विभिन्न, उसका क्या उद्देश्य है। नंबर 1, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। देखो, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अलग अलग विधाओं से परिचित हो सकेंगे, तो ये सही आंसर नहीं है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो विभिन्न साहित्यिक विधाएँ हैं उनकी जो भाषा संरचना है उससे परिचित होने का अवसर मिलता है बच्चों को। नंबर 3, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि रचनाकारों से परिचित कराया जाए उन्हें। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्माण करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर है नंबर 2, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य है नंबर 1, बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। नंबर 2, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। नंबर 3, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। नंबर 4, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। ठीक है, शिक्षक जो है अपने बच्चों को बाहर ले जाके पढ़ा रही है, अलग माहौल तो वो दे रही है, पर हमने बेस्ट आंसर चुनना है। नंबर 2, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैदान में घूमने का अवसर देगा, बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे।
नंबर 3, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। जी हाँ, सही आंसर है ये, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। नंबर 4 तो गलत ही है, अपने शिक्षण प्रश्न में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो सही आंसर है इसका नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। नंबर 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। नंबर 2, आंकड़ों को सहेज पर रखना। नंबर 3, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना। नंबर 4, आंकड़ों को पुनः परीक्षण करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना हो सकता है। नंबर 2, आंकड़ों को सहेज पर रखना। ऐसा नहीं है कि बच्चों का आकलन करने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे हुए उनको एक साइड पे रख दो, बिल्कुल नहीं। आंकड़ों का तत्काल नष्ट करना या उनको बिल्कुल नष्ट ही कर दो, ऐसा भी नहीं। आंकड़ों को पुनः परीक्षण करना या जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए उसका दोबारा से परीक्षण लिया जाए, ये भी गलत है। तो सही आंसर है नंबर 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। बिल्कुल सही आंसर है, हमने बेस्ट आंसर चुनना है और यही हमारा बेस्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण नंबर 1 जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। नंबर 2, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। नंबर 3, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। नंबर 4, व्यवहारिक नहीं है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि अगर बहुभाषिक कक्षा है, एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, बिल्कुल नहीं। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोज़गार को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं तो अलग अलग शिक्षक हमें नियुक्त करने पड़ेंगे और उनका रोजगार बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार होता है, हाँ ये है कि एक ही क्लास में अलग अलग भाषा वाले बोलने वाले बच्चे हैं तो बहुभाषिकता आएगी और एक दूसरे की भाषाओं के प्रति सद्भावना भी आएगी, तो राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार होता है। नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में नंबर 1 मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। नंबर 2, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। नंबर 3, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। सोचिए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन समझना जरूरी है। प्रत्यक्ष विधि पूछा है उन्होंने कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। हो सकता है, पर मातृभाषा तो हमारी मदर टंग है जो हम यूज़ करते ही हैं। नेक्स्ट, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। हाँ, प्रत्यक्ष विधि में एक स्वाभाविक स्थिति दी जाती है ताकि बच्चा अपनी भाषा को अर्जन कर सके, तो सही आंसर है इसका नंबर 2। अगले पढ़ लेते हैं, वैसे वो गलत है। नंबर 3, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु तो अभ्यास पर बल दिया जाता है, केवल अभ्यास पर या प्रैक्टिस ही नहीं, ये गलत है बिल्कुल, ये अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। तो हमारा सही आंसर है नंबर 2, भाषा अर्जन की एक स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। नंबर 1, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नंबर 2, श्रुतलेख। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। नंबर 4, इकाई परीक्षा लेना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, हो सकता है। नंबर 2, श्रुतलेख। देखो, श्रुतलेख डिक्टेशन में हम बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं विकसित कर सकते। नंबर 3, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, अगर हम दिए गए क्वेश्चन के
बिल्कुल वही आंसर लिखवाएंगे तो इसमें बच्चा रचनात्मक कार्य कैसे करेगा? तो ये भी आंसर नहीं है। इकाई परीक्षा लेना, यूनिट टेस्ट लेना, ये भी नहीं है। रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है कि बच्चों को खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नंबर 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? नंबर 1 विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? नंबर 2 प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। नंबर 3 सर्वनाम के भेदों को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। नंबर 4 लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। सोचिए क्या है इसका आंसर। देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता रहेगा, समझ आएगा, तब तक हम सही आंसर नहीं ढूंढ सकते। इसलिए पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो चलो डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हो? तो हिंदी भाषा के लिए भाषा का विकास हो जिससे बच्चों का, विशेषणों के कितने और कौन से भेद हैं, इसमें तो बच्चे वही गिने चुने ही लिखेगा जो उसने पढ़े हैं। प्रत्ययों की परिभाषा, डेफिनेशन भी वही लिखेगा जो उसने पढ़ी है। और नंबर 3 सर्वनाम के भेदों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम में भी एक डेफिनेशन और उसके भेद लिखने के बाद वो एक या दो उदाहरण दे देगा। इससे उसकी हिंदी भाषा का नहीं पता लग पाएगा। हिंदी भाषा का कैसे पता लग पाएगा? नंबर 4 से। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपने अनुभव लिखें, जिसमें आपको अपने अनुभव लिखने पड़े, वो वहाँ से आपकी भाषा का विकास होता है। तो नंबर 4 सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चामस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। नंबर 1 भाषाई समाज। नंबर 2 भाषा अर्जन क्षमता। नंबर 3 भाषा आकलन क्षमता। नंबर 4 व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। सोचिए क्या है इसका आंसर। देखो, इस क्वेश्चन के लिए तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने भी जरूरी नहीं थे, क्योंकि चामस्की ने एक ही बात कही है कि बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता बचपन से ही होती है, जन्म से ही होती है, जिसके कारण बच्चे अपने आप भाषा सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है भाषा अर्जन की क्षमता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? नंबर 1 मानक भाषा पर बल देना। नंबर 2 समग्रतावादी दृष्टिकोण। नंबर 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना। और नंबर 4 है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। नंबर 1 मानक भाषा पर बल देना। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल मानक भाषा ही प्रयोग की जाए, गलत। नंबर 2 समग्रतावादी दृष्टिकोण, हाँ ये हो सकता है। नंबर 3 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, जी नहीं, ऐसे करेंगे तो उनको नेगेटिव फीलिंग आएगी। नंबर 4 वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी नहीं है। तो सही आंसर है समग्रतावादी दृष्टिकोण। मतलब भाषा शिक्षण की कक्षा में ज़रूरी है कि एक टीचर के लिए वो एक समग्र यानी कि समान दृष्टिकोण रखे सबके लिए। तो सही आंसर है नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। नंबर 1 उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट देनी चाहिए। नंबर 2 उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3 उन्हें उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं हम। नंबर 1 उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको कम प्रश्न दे दिए जाए, नहीं। नंबर 2 उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हम प्रयास करें कि अलग ज़्यादा अंक दिए जाएं। देखो बच्चे को अलग रखा जाएगा तो उसमें ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं सबसे अलग हूँ, उसको ये फील नहीं कराना हमने। नंबर 3 उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हम एक टीचर को हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्या क्षमताएँ हैं और क्या सीमाएँ हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कराना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है नंबर 3। और उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही आंसर है नंबर 3 उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रख कर ही पढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी। धन्यवाद।